गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। हमने जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था और हमने एक्सरसाइज नंबर 6.1 अच्छे से कंप्लीट किया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। अगर अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया होगा या फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा होगा तो आप पीछे के मेरे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर एक्सरसाइज नंबर 6.1 के ऊपर शायद 3 वीडियो है, वो तीनों वीडियो को आप अच्छे से कंप्लीट करो। देन आज हम स्टार्ट करें हमारा एक्सरसाइज नंबर 6.2। एक्सरसाइज नंबर जो 6.2 है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। एप्लीकेशन मतलब कि उसका यूज कहाँ पे होता है, वो अप्लाई कहाँ पे होता है, ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में अप्लाई कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, बट इसके लिए आपको तैयारी कितना करना पड़ेगा। जो आपके एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आपको आपका जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्लस आपको प्रॉब्लम सेट भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप टेंशन मत लो, ये अभी मैं एक्सरसाइज कराऊंगा बट नेक्स्ट टर्न में मैं आपको सॉल्व एग्जाम्पल भी करा के दूंगा और साथ में मैं आपको प्रॉब्लम सेट भी करा के दूंगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप जितना मैं आपको कराते जा रहा हूँ आप उससे अच्छे से करते जाओ। अगर आपने यहाँ पे अच्छे से ध्यान दिया तो आपको प्रॉब्लम सेट खुद से भी आएगा सॉल्व करने, बट मैं वो करा के दूंगा क्योंकि एक बार अगर मैं करा दूंगा तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे 2 पैरामीटर हैं, आपको इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में कुछ चीजों को सीखना है। सबसे पहले वो मैं सिखाता हूँ, देन मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। ओके, तो यहाँ पे आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, ऐसा एक टर्म आएगा बार बार, एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा आएगा आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, 2 क्वेश्चन आए यहाँ पे, 2 टर्म्स बार बार रिपीट होंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन और जो दूसरा टर्म है वो कौन सा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो गाइस ये दोनों, ये डिप्रेशन मतलब वो वाला डिप्रेशन नहीं कि मैं बहुत दिनों से ना मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा है, मैं डिप्रेशन में चले गया, वो वाला डिप्रेशन नहीं है। या तो ऐसा हो गया, उसने ऐसा बोल दिया इसलिए मैं डिप्रेशन में हूँ, इसने ना नहीं बोला, हाँ नहीं बोला, मैं डिप्रेशन में, वो वाला डिप्रेशन नहीं है। यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे ये डिप्रेशन और एलिवेशन का मतलब बहुत ही ये कंफ्यूजन होता है, लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है। तो मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल। सपोज एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब E फॉर क्या होगा, एलिफेंट। क्या होगा, E फॉर एलिफेंट। क्या होगा, E फॉर एलिफेंट। तो यहाँ पे आपको एलिफेंट दिखाई दे रहा है, D फॉर यहाँ पे डॉग। मैं ये 2 एग्जांपल से इस चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज अगर मेरे सामने यहाँ पे एलिफेंट खड़ा है, अगर समझो यहाँ पे एलिफेंट खड़ा है तो मैं एलिफेंट को कैसे देखूंगा, बताओ। एलिफेंट बहुत बड़ा सा रहेगा तो मैं एलिफेंट को ऐसे देखूंगा कि नहीं देखूंगा। अगर मेरे सामने एलिफेंट है तो मैं ऐसे देखूंगा कि नहीं देखूंगा। एलिफेंट वहां पे, एलिफेंट ऐसे बड़ा सा खड़ा होगा तो मेरा जो विजन रहेगा वो कौन से साइड में जाएगा, ऊपर के साइड में जाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हमें कहाँ पे देखना है, ऊपर के साइड में। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हमारा जो विजन है वो कहाँ पे जाएगा, ऐसे जाएगा, समझ में। तो ये आपका कौन सा हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब E फॉर एलिफेंट, E फॉर एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हमें कहां पे देखना है, ऊपर के साइड। देन एंगल ऑफ डिप्रेशन, D फॉर डॉग। अगर अपने सामने डॉग खड़ा है तो ऐसा देखोगे, डॉग खड़ा है तो आप ऐसे देखोगे ना, हाय कैसा है डॉगी, तो आप ऐसा देखोगे। तो यहाँ पे आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसा चले जाएगा, नीचे के साइड में जाएगा। तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका और एंगल ऑफ डिप्रेशन है। कभी भी अगर आप एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना पड़ता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन का एंगल आपको यहाँ पे नहीं दिखाना रहता है, बाहर की साइड में दिखाना रहता है। ये वाला आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन का एंगल है। तो गाइस एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब एलिफेंट मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इसको ऑब्जर्वर बोलते हैं। इसके अंदर क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर। क्या बोलते हैं इसे, ऑब्जर्वर। अगर यहाँ से एलिफेंट यहाँ पे खड़ा है तो मैं ऐसे देखूंगा कि एलिफेंट को, तब तक एलिफेंट मेरे को उठा के फेंक भी देगा। मैं एलिफेंट को ऐसे देखूंगा ना, कैसे देखूंगा, ऐसे। तो यहाँ पे क्या है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, और एंगल ऑफ एलिवेशन फिर यहाँ पे हम लिखते हैं जो भी होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। देन एंगल ऑफ डिप्रेशन जो रहेगा वो कैसा रहेगा, नीचे के साइड में रहेगा, ऐसा होगा। यहाँ से यहाँ कहीं पे मैं यहाँ से मतलब मेरा ये आई है, ये मेरा आई है, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, किसको देख रहा हूँ, डॉग को। तो D फॉर डिप्रेशन मतलब डॉग यहाँ पे खड़ा है, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। डॉग है, नीचे है तो हम ऐसे देखेंगे, एलिफेंट है तो ऐसे देखेंगे। तो एलिवेशन मतलब ऊपर और डिप्रेशन मतलब नीचे। तो यहाँ पे बस यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना पड़ेगा और ये जो एंगल होगा यहाँ पे आएगा, समझ में, ये 60। तो गाइस यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा अच्छे से।
अब मैं आपको आगे का पार्ट बताऊंगा कि आगे आपको क्या करना है। ये क्लियर हो गया सबको? प्लीज आप बताओ ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन कंफर्म हो गया? क्लियर है पूरा अच्छी तरीके से? ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताने जा रहा हूं क्या करना है। देखो अभी इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं बता रहा हूं। सपोज जैसे कि समझो यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूं, ओके, ऐसा डायग्राम। सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूं और ये सपोज ये लाइट हाउस है। चलो लाइट हाउस नहीं कंसीडर करता हूं, ये सपोज एक चर्च है। क्या है? ये चर्च है। मैं आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड एग्जांपल दे रहा हूं कि वहां पे आपको अच्छे से समझे। ये चर्च है, तो ये जो ऑब्जर्वर है ये यहां से, मतलब मैं यहां से इस चर्च को देखूंगा, मैं यहां से इस चर्च को देखूंगा, इसके टॉप को देखूंगा, तो मैं ऐसे देखूंगा ना, तो ये क्या होगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। वहां पे क्वेश्चन में लिख के आएगा, क्वेश्चन में ये सब आपको नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन लिख के आएगा, बट आपको याद रखना है कि ये एंगल यहाँ पे देना है। एंगल ऑफ एलिवेशन आया तो यहाँ से ऑब्जर्वर खड़े होकर यहाँ पे देख रहा है और आपको बोला रहेगा द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड बेस ऑफ द चर्च या तो चर्च इज 60 मीटर। अगर ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। आपको हाइट फाइंड आउट करना है। तो गाइस कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं बताऊंगा आपको। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन। देन सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन आया, यहाँ पे आपको दो बिल्डिंग दिया रहेगा, एक बिल्डिंग आपको ऐसा दिया होगा, दूसरा बिल्डिंग का हाइट ज्यादा होगा। समझ में आएगी नहीं? एक ऑब्जर्वर फर्स्ट बिल्डिंग पे जा रहा है और वो सेकेंड बिल्डिंग को देख रहा है। फर्स्ट बिल्डिंग के टेरेस पे जा रहा है और सेकंड बिल्डिंग को देख रहा है, तो सेकंड बिल्डिंग का जाहिर सी बात है कि सेकंड बिल्डिंग का टेरेस जो है वो ऊपर होगा, सेकंड बिल्डिंग का हाइट ऊपर होगा। तो यहाँ से ऐसा देखिएगा तो ये यहाँ पे इसका ये विजन हो गया, क्या हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन का। तो गाइस ये कैसे सॉल्व करना है ये सब मैं आपको बताऊंगा। इस तरीके के आपको क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे डिफरेंट, अभी समझो आपको डिप्रेशन के क्वेश्चन आए, जैसे कि अब समझो एक सीप है, दिखाई दे रहा है आपको? ये मस्त यहाँ पे समुंदर में मस्त घूम रही है। घूमने के टाइम यहाँ पे एक लाइट हाउस है। आपको पता है ऐसा ऊपर से लाइट हाउस के ऊपर खड़े होकर सब देखते हैं। तो यहाँ पे एक लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस पे मैं गया हूँ और मैं दूर से देख रहा हूँ कि भाई दूसरे कंट्री से कोई तो एक सीप आ रहा है, दिखाई दे रहा है। जैसे चिंचनी बीच के जहाँ है वहां से अगर मैं दिखाऊंगा तो कोई सामने से आएगा तो कैसा चमकता रहता है, उसके ऊपर लाइट रहता है, तो मुझे दिखाई देगा कुछ दिखाई दे रहा है। तो मैं इसके ऊपर जाके देखूंगा, इसके ऊपर से देखूंगा तो ये मैं कैसे देख रहा हूँ? ऊपर से नीचे देख रहा हूँ। तो मेरा विजन ये मेरा लाइन ऑफ विजन है। यहाँ पे मेरा लाइन ऑफ विजन ये, यहाँ पे मेरा लाइन ऑफ विजन ये, और ये कौन सा है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये कौन सा है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो आपने यहाँ पे देखा। बट अगर सपोज मैं वहां पे 60 डिग्री पे देख रहा हूं तो आप 60 डिग्री यहाँ पे दोगे कि बाहर साइड में दोगे? तो मैंने बार बार बोला है इसके लिए आपको क्या एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना होगा, 60 डिग्री यहाँ पे दोगे। और जब सम आप सॉल्व करोगे तो ये 60 मतलब ये 60 होगा अल्टरनेट एंगल। समझ में आ रहा है कि नहीं? जेड जो बनता है अल्टरनेट एंगल का, याद है आपको? जेड बनता है। ये 60 और ये 60 क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। दिखाई दे रहा है? दोनों 60 क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो आपको सम क्या सॉल्व करना है। अब सम कैसे सॉल्व करना है वो बताता हूं। सपोज ये एक सम है, हाँ, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, फिर से रिवाइज कराता हूं। 10, 30, 10, 45 एंड 10, 60। एटलीस्ट इतना तो याद कर लो, फिर मैं साइन का भी याद कराऊंगा। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ये ना कि आप टेबल में से देख के लिखोगे, इतना टाइम नहीं आपके पास। ये याद कर लो। 10, 30 कितना होगा? 10, 45 कितना होगा? 1। याद हो गया सबको? जल्दी से याद कर लो मेरे साथ। 10, 45 कितना होगा? 1। मैं याद कराऊंगा आपको, टेंशन मत लो। 10, 45 क्या होगा? 1। देन यहाँ पे आपको पता है 10, 30 और 10, 45 दोनों का रिलेशन √3 का है। दोनों का रिलेशन क्या है? √3 का है। बट स्टार्टिंग में जो पर्सन था वो थोड़ा सा नीचे रहता था, और बाद में थोड़ा सा मेहनत करने के बाद पर्सन कहाँ पे आ गया? ऊपर आ गया। तो आपको ऐसे याद रखना है, स्टार्टिंग में वो कैसा था? नीचे था, बाद में मेहनत करने के बाद कहाँ पे आ गया? ऊपर आ गया, और बीच में क्या है? 1। तो गाइस 10, 45 कितना हो गया? 1। 10, 30 कितना हो गया? 1/√3। स्टार्टिंग में वो कैसा? ज्यादा मेहनत नहीं करता था, नीचे था। देन मेहनत करते जैसे आप मेहनत कर रहे हो, करते कहाँ पे आ जाए? ऊपर आ गया, और ऊपर आने का क्या हो गया? 10, 60 कितना हो गया? √3। तो गाइस यहाँ तक आपको समझ में आया? ये याद हो गया। 10, 45 कितना होता है? 1। 10, 30 कितना होता है? 1/√3 एंड 10, 60 कितना होता है? √3। तो ये अपने दिमाग में बिठा लो, वहां पे कंफ्यूज मत होना। 10, 60 √3, 30 1/√3, अभी √3 नीचे,
तो यहाँ तक का पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, उसके लिए थैंक यू कि आपने इतना याद कर लिया। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये टाइप का क्वेश्चन है, आपको क्या करना रहेगा पता है। इसके अंदर सबसे पहले आपको, जैसे ये ट्राइंगल ए बी सी है, आपको बताना रहेगा लेट ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बताओ मुझे। ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी क्या बता रहा है, ए बी क्या बता रहा है, बताओ जल्दी। ए बी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द चर्च। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द चर्च। बस ऐसे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में लिख के दूंगा। देन यहाँ पे बी सी क्या बता रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन चर्च एंड द पर्सन एंड द ऑब्जर्वर, जो भी होगा द डिस्टेंस, लेट बी सी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन चर्च एंड द पर्सन। प्लीज यहाँ तक क्लियर हो गया। तो वहां पे आप लिखोगे देन बी सी विच इज इक्वल टू 60 मीटर, ओके। एंड आपने को ए बी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बहुत सारे लोग ए बी को एक्स लेते हैं, पर हम नहीं करेंगे, हम ए बी को ए बी रखेंगे। देन ये आपको पता है एंगल, फिर लिखने का एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, एंगल ए सी बी। या तो आप लिखो इसको लाइन ऑफ विजन में लिख सकते हो। देखने का ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है, ऐसे देख रहा है ना, ऐसे ऐसे देख रहा है कि नहीं, ऐसे, तो ये क्या होगा, लाइन ऑफ विजन। तो यहाँ पे चाहिए तो आप लिख दो सेगमेंट ए सी रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ विजन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन ऑफ विजन। बस ये स्टार्टिंग का कहानी लिखना है, सॉल्व करने का पार्ट तो इतना सही है, बस ये स्टार्टिंग में कहानी लिखने आना चाहिए। कहानी भी तो कैसे फेंकना ही तो है। ए बी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द चर्च, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड द चर्च, एंड AC is the line of vision। सब बता दे रहा हूं, अगर आपको कुछ नहीं आएगा तो थोड़ा बहुत लिखना। और एंगल ACB, एंगल ACB याद रखना, एंगल ACB, C बीच में आना चाहिए, is an angle of elevation, is an angle of elevation। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, और वो एंगल का मेजरमेंट कितना है, कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। बाद में आपको क्या लेना है पता है, ये दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। जब भी यहाँ पे 45 होगा, एक चीज बता देता हूँ आपको, जब भी यहाँ पे 45 होगा, ये 60 है तो इसका आंसर भी 60 आएगा। क्लियर कर लो, अभी कर लो। आपका जब क्वेश्चन आएगा तो आप मुझे डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। जब भी यहाँ पे 45 होगा तो ये दोनों सेम होंगे, क्योंकि 10 45 1 होता है। और जब भी यहाँ पे सपोज कोई और वैल्यू है, तो आपको ये दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। देखो ये इसका अपोजिट साइड हो गया, सामने वाला साइड हो गया, और ये 90 है तो ये हाइपोटेनियस हो गया, तो बचा हुआ एडजेसेंट है। तो अपोजिट और एडजेसेंट किसके अंदर आता है, ओए किसके अंदर आता है, ओए किसके अंदर आता है, जल्दी से बताओ, ओए किसके अंदर आता है, 10 के अंदर। तो इसके अंदर आपको 10 लेना है। तो बस यहाँ पे आपको 10 लेना है, और 10 लेके आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉल्व करने का पार्ट बहुत ईजी है। जैसे अभी देखो यहाँ पे 10 45 और मुझे हाइट निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा, देखो मैं बस सॉल्व कर रहा हूँ। इन ट्राइंगल ABC, मेजर ऑफ एंगल ABC विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 दिखाना बहुत जरूरी है। देन क्या यूज करोगे, tan थीटा, याद है आपको, OA अपोजिट, अच्छे से लिखना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। देन tan 45 अपोजिट साइड, 45 का अपोजिट। मैंने अगर बोला कि आपको नहीं समझता है तो आप यहाँ पे हाथ रख लो, क्या बचा है, AB। तो अपोजिट साइड कौन सा आया आपका, AB आया। एडजेसेंट साइड कौन सा आएगा, एडजेसेंट साइड कौन सा आएगा, BC। एडजेसेंट आपका BC हो गया। देन tan 45 1 होता है। AB कितना है, AB फाइंड आउट करना है। BC कितना होता है, 60। देन 60 1 जा 60। देन AB का आंसर आया कि नहीं, 60। मैंने बोला ना 45 होगा तो दोनों सेम होगा। बस सॉल्व करने का पार्ट गाइस इतना ही है, यही हमारा आंसर का पार्ट है। बट उसके पहले कहानी लिखना है, और बच्चे इसी में डर जाते हैं। इसमें सॉल्व करना बहुत ईजी है, कुछ नहीं, बस आपको 10 अप्लाई करना है। कहीं कहीं पे साइन भी रहता है, मोस्टली 10 होता है। बस आपको स्टार्टिंग में कहानी लिखना है, क्या लिखना है, AB। अब तो आप ही कमेंट्स कर सकते हो, लेट AB रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द चर्च एंड BC इज द डिस्टेंस बिटवीन अ चर्च एंड द पर्सन। दोनों के बीच में डिस्टेंस है ना। एंड AC रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ विजन, एंड ACB रिप्रेजेंट द, क्या आएगा, ACB क्या आएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर सपोज अब डिप्रेशन का क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व होगा, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में मैं आपको सब चीजें बता दे रहा हूँ, फिर आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने हैं, आप खुद से सॉल्व करोगे। देखो डिप्रेशन का क्वेश्चन है, ये सपोज एक लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस पे से एक पर्सन किसको देख रहा है, सीप को देख रहा है। यहाँ पे से एक सीप है, ओके। यहाँ से मैं देख रहा हूँ, ये ट्राइंगल बन गया, समझ में। ये मस्त, यहाँ से हम लोग, हमारा नजर वहां तक जा रहा है, हमारा नजर बहुत दूर दूर तक जाता है भाई। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ, और ये क्या हो गया आपका, मैंने बोला है जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, नीचे देखोगे तो हॉरिजॉन्टल, अपना विजन के सीधा वाला भी एक लाइन बनाना है आपको। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन, ये आपने दिखाया, समझे। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, ये 90 है, ओके।
अब बोला कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री, बार बार बोल रहा हूं एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री। तो 60 कौन सा लोगे, ये लोगे कि ये लोगे, जल्दी से बताओ, ये लोगे कि ये लोगे, बाहर वाला लेना है। कौन सा लेना है, बाहर वाला। अगर आपने ये लिया ना रॉन्ग हो जाएगा। 60 एंगल ऑफ डिप्रेशन, यही बच्चे रॉन्ग करते हैं, 60 ये आएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री। एंड आपको दिखाई दे रहा है ऐसा है, ये अगर 60 तो ये भी 60, देखो ऐसा 60 तो ये भी 60, ये 60 आ गया। पर ये इतना आपने लिखा, फिर से आपको ये डिस्टेंस दिया होगा, सपोज ये 50 मीटर दिया होगा, ये बोला होगा निकाल लें, आराम से आप निकाल सकते हो कि हाइट ऑफ द लाइट हाउस या ये सब या जो भी होगा, ये क्वेश्चन आप आराम से निकालोगे। बट लिखना कैसे, क्या क्या लिखोगे बताओ, इसमें क्या क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या लिखोगे। पॉइंट सी, रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द शिप। शिप का पोजीशन कहाँ पे, शिप का पोजीशन कहाँ पे बताओ जल्दी से गाइस, बताओ कहाँ पे शिप, देखो यहाँ शिप का पोजीशन क्या है, पॉइंट सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द शिप। देन पॉइंट डी, AD रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। एंड पर्सन कहाँ पे बैठा है बताओ, वो लाइट हाउस के ऊपर चढ़ा हुआ है, कहाँ पे चढ़ा हुआ है बताओ, A पे। तो क्या आएगा, पॉइंट A रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द पर्सन या तो ऑब्जर्वर। एंड AB, लेट AB रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल विजन, बार बार बोल रहा हूं हॉरिजॉन्टल विजन। और ये लाइन ऑफ विजन है, समझ में आएगी नहीं, लाइन ऑफ विजन मतलब यहां से आदमी देख रहा है ना शिप को, यहां से ऐसे नहीं देखेगा, यहां से ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे देखेगा, समझ में आया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और आप हाँ ये भी बता सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड द शिप, DC रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस ऑफ द शिप। और बाकी सब हो गया, आपने वहां पे लिख दिया। अब आपको क्या लिखना है, इसके अंदर आपको क्या लिखना है पता है, एंगल BAC, एंगल BAC is an angle of depression। क्या बोलोगे, एंगल BAC is an angle of depression। ओके, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन आपने लिख दिया। बट AB, देखो ये सब लिखना है, AB पैरेलल टू DC, ये हर एक सम में ऐसा ही रहेगा। तो आप थोड़ा सा ये प्रैक्टिस कर लेना, AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC हो गया, AB पैरेलल टू DC हो गया, तो मतलब ये दोनों एंगल सेम हो गए, मतलब एंगल BAC किसको इक्वल हो जाएगा, एंगल ACD को, और विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो गाइस ऐसे करके फिर आगे आप सम सॉल्व कर सकते हो। अभी देखो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना इजी क्वेश्चन है, आपको ऐसा लगता होगा बहुत हार्ड एक्सरसाइज है, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ गया, बाकी तो सब में हम कर लेंगे। तो गाइस अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हम एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा एक्सरसाइज नंबर, फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारा एक्सरसाइज नंबर 6.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज बोला, फर्स्ट तो हो ही गया ओमकार। तो एक्सरसाइज नंबर 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। और ये वर्ड प्रॉब्लम है तो इससे डरना मत, जिसको कुछ नहीं आता होगा वो भी सॉल्व कर सकता है, इतना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके पहले बहुत कुछ बताया, वहीं पे बहुत सारे लोगों ने समझ लिया होगा। अभी भी अगर जो नहीं ध्यान दिया होगा तो प्लीज अभी ध्यान देना। ओके, तो देखो यहाँ पे, अ पर्सन is standing at a distance of 80 meter from the church। A person is standing at a distance of 80 meter from a church। ओके, तो देखो यहाँ पे देखो मैं कैसे बना रहा हूँ। देखो एक पर्सन है, एक चर्च है। ओके, ये चर्च मैंने बता दिया, और ये एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है। तो पर्सन जो है वो चर्च से कितने डिस्टेंस पे खड़ा है, 80 मीटर के। कितने डिस्टेंस पे खड़ा है, 80 मीटर के। कितने डिस्टेंस पे खड़ा है, 80 मीटर के। समझ में आ रही है नहीं आ रहा, सॉरी। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च। आपको समझ में आ रहा है, ये चर्च है और यहाँ पे पर्सन है। एट लुकिंग एट इट्स टॉप, पर्सन यहाँ से कहाँ पे देख रहा है, टॉप पे देख रहा है। कहाँ पे देख रहा है, टॉप पे देख रहा है। यहाँ से ये आदमी कहाँ पे देख रहा है, टॉप पे देख रहा है। तो अगर आप एरो मार्किंग करना है तो कर लो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, मत करो। ओके, तो यहाँ पे से पर्सन कहाँ पे देख रहा है, टॉप पे कर रहा है, देख रहे हैं। बाद में द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। अब पर्सन कहाँ पे बताओ मुझे, एंगल ऑफ एलिवेशन आया तो ऐसे ही ऊपर देखेगा ना, तो 45 यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, जल्दी से बताओ। 45 यहाँ पे आएगा ना, यहाँ से ऐसे देख रहा है ना, ये हो गया। देन फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। हमें हाइट ऑफ द चर्च मतलब ये चर्च है, इसका हाइट निकालना है। तो आप इसे नेमिंग दे दो A B C।
ओके गाइस, ये डायग्राम समझ में आया, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। ओके, समझ में आया, वेरी गुड। अब देखो मैं पहले सबसे पहले ना सम सॉल्व कर लेता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि देखो कितना इजी। नहीं तो मैं स्टार्टिंग में सब कहानी लिखने जाऊंगा ना तो आप बोलोगे सर बहुत हार्ड है। देखो पहले क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेता हूँ, कहानी बाद में लिखता हूँ। देखो इन ट्राइंगल ABC, measure of angle ABC which is equal to 90 डिग्री। हो गया। अब आप क्या करोगे, आपको पता है ये दोनों के बीच में जब भी रिलेशन होता है तो tan अप्लाई करते हैं, और आप डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हो। 45 है तो इसका भी आंसर 80 आएगा, मैंने पहले बताया था। तो क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू, बताओ क्या आएगा, OA ना, OA, तो यहाँ पे क्या आएगा, अपोजिट साइड अपॉन OA एडजेसेंट साइड। ओके गाइस, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देन आपको क्या करना है, देन tan थीटा कितना है बताओ, 45 डिग्री। अपोजिट साइड कौन सा है, नहीं आता तो इसको बंद करो, क्या दिखाई दे रहा है, AB। देन एडजेसेंट साइड कौन सा है बताओ, BC। ओके, अब देखो इसके आगे सॉल्व कर रहा हूँ। tan 45 क्या होता है, 1। AB क्या है, फाइंड आउट करना है। द वैल्यू ऑफ BC कितना है, 80 है। ओके, देन ये इसको मल्टीप्लाई होगा, आप नीचे ही सॉल्व करना है। 80 1 सा 80, और यहाँ पे क्या आएगा, AB। ओके, AB। ओके, सब में कुछ मीटर दिया, हाँ दिया है ना मीटर, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, मीटर। तो AB का वैल्यू कितना है बताओ, जल्दी से बताओ, AB का वैल्यू कितना है, मीटर। देन यहाँ पे आप क्या करोगे, आंसर लिखोगे, वो भी लिख के दूंगा मैं। देखो गाइस, इतना ही बस सॉल्व करना है, आपका आंसर आ गया ना 80। अब देखो स्टार्टिंग में क्या करना है, स्टार्टिंग में लेट चलो स्टार्टिंग में बताओ, फटाफट बताओ क्या करना है। लेट AB रिप्रेजेंट द हाइट, let AB represent the height of the church। क्या आएगा, let AB represent the height of a church। तो गाइस समझ में आपको, फर्स्ट हो गया, पहला वाला लिख दिया, let AB represent the height of a church। अब बताओ मुझे ये क्या आएगा, BC क्या आएगा। आप अगर जिसको नहीं आता है तो आपके क्वेश्चन में भी दिया है सब, अगर जिसको नहीं आ रहा है डायरेक्ट लिखने जो क्वेश्चन में दिया है। और पर्सन इज स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च। तो अगर आप यहाँ से ये दोनों लिखोगे तो डिस्टेंस बिटवीन पर्सन ये है एंड द चर्च, तो क्या लिखोगे, लेट, या तो लेट आपने एक बार लिखा ना तो यहाँ पे डायरेक्ट आगे लिखते जाओ। AB लिख दिया, अब क्या लिखोगे, BC रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन, ऐसे मत लिखना, बिटवीन पूरा लिखो। डिस्टेंस बिटवीन किसके, डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में डिस्टेंस बिटवीन है, पर्सन एंड चर्च, किसके बीच में, पर्सन एंड चर्च। लेट BC रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड चर्च। अब ये होने के बाद नेक्स्ट आप क्या लिखोगे बताओ, और आपको क्या पता है, C लिखना है तो लिखो पोजीशन ऑफ द पर्सन, पॉइंट C रिप्रेजेंट, जितना लिखना है उतना लिखो, रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ पर्सन, हो गया। अब बात है, आप अगर आपको लिखना है तो ये भी लिख दो, AC रिप्रेजेंट द सेगमेंट AC रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ विजन। देखो कितना जो लिखना है सब हम लिखते जा रहे हैं, हमारा मेन आंसर यही था। अब हम ये जो भी आपको लिखना है सब लिखते जाओ। अब आप क्या लिखोगे, एलिवेशन, एंगल ACB, ये मेन है, ये लिखना ही पड़ेगा। एंगल ACB इज एन एंगल ऑफ एलिवेशन। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड तो कम से कम ये और ये, जिसको कुछ नहीं आ रहा तो ये हाइट वाला और ये कम से कम बताना पड़ेगा। ये होने के बाद, एलिवेशन होने के बाद आप क्या लिखोगे, एंगल कौन सा था, एंगल ACB विच इज इक्वल टू हाउ मच, 45 डिग्री। हो गया। अब देखो कैसा लग रहा है अपना सम, कितना इजी लग रहा है, दिखाई दे रहा है, ये कितना सिस्टमैटिक हो गया। तो बस अपने को सॉल्व इतना ही करना है, इतना तो कहानी लिखना है। और क्या लिखा आपने, सब देख के ही तो लिखा। क्या लिखा है, AB रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द चर्च, लेट BC इज द डिस्टेंस बिटवीन
इज द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में, पर्सन एंड द चर्च। तो सब कुछ आपने वहीं से लिखा है, बस ये तो कुछ हार्ड लग रहा है किसी को प्लीज आप मुझे बताओ। और लास्ट में क्या पूछा था, हाइट ऑफ द चर्च पूछा था ना, लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। तो क्या आएगा, द हाइट ऑफ द चर्च इज हाउ मच, 80 मीटर। देखो ऐसा सिस्टमैटिक लिखोगे आपको पूरे मार्क्स आएंगे। तो गाइस समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखो ये इतना सारा लिखना है ना, तो इससे डरना मत, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, पर लिखना पड़ेगा। नहीं लिखोगे उसका कुछ लिखने का आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, पर वो लिखना ही पड़ेगा। आंसर आपका प्रॉपर आना चाहिए, पर वो लिखना, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा। तो वो लिखना ही पड़ेगा जितना हो सके, और कुछ नहीं, देख के तो लिखना है। देखो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, सबसे मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए। डायग्राम ड्रॉ करने, किसी को अगर डायग्राम में कंफ्यूजन होगा तो प्लीज मुझसे पूछना। फ्रॉम, देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस आया। देखो मैं कैसे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने एक लाइट हाउस बना दिया, समझ में, लाइट हाउस एक मैंने बना दिया, ऐसे एक लाइन के लिए लिया लाइट हाउस। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस मतलब यहाँ पे कुछ मैटर है। एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द सीप, सीप यहाँ पे होगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ऑब्जर्वर यहाँ से यहाँ पे देख रहा है, देख रहा है कि नहीं देख रहा है, मतलब ऊपर अभी ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा है और यहाँ से वो नीचे देख रहा है, डॉग को मैं देख रहा हूँ, देखो यहाँ पे। और द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री। अब गाइस मुझे बता दो डिप्रेशन 60 डिग्री यहाँ पे दूं कि बाजू में, तो आपको पता है मैंने बोला था जब भी ऐसा हो तो आपको एक लाइन ड्रॉ करना है स्ट्रेट, और यहाँ पे आपको 60 डिग्री लेना है, ले लिया आपने, ओके, ये आपने 60 डिग्री दे दिया। ये 60 डिग्री देने के बाद इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, हाइट ऑफ द लाइट हाउस कितना दिया है, 90 मीटर हाइट दे दिया लाइट हाउस का। और क्या पूछा है, देन फाइंड हाउ फार द सीप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। बोल रहे कि हाउ फार सीप, सीप, हाउ फार सीप, हाउ फार सीप फ्रॉम द लाइट हाउस। अगर समझो मैं लाइट हाउस हूं तो हाउ फार सीप फ्रॉम द लाइट हाउस, ये जो सीप है कितने डिस्टेंस पे है लाइट हाउस से, ये आपको पता लगाना है। तो गाइस यहाँ पे तो ये भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ओके। अब देखो यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और यहाँ पे एक डी ले लेता हूं। अब मुझे बताओ कि आपको क्या निकालना है, हाउ फार इज द सीप फ्रॉम द लाइट हाउस, मतलब ये डिस्टेंस आपको निकालना है गाइस, ये आपको निकालना है। ये 60 है तो ये भी 60 आता है, पता है ना आपको, सिखाया हो ना आपको, बताया, इसके पहले ही मैंने बताया, थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं नहीं तो आप सोचोगे 68 है। ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। जिसे कुछ नहीं आता वो भी। अब देखो इसमें सॉल्व करने का पार्ट क्या है, कुछ नहीं है, बस ये वाला में ही सॉल्व करना है। फिर से आपको पता है कि ये दोनों अगर 45 रहता तो ये 90 है तो ये भी 90 होता, पर अब 60 है। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं, पहले सॉल्व करेंगे, बाद में क्या क्या रामायण एक्स्ट्रा लिखना है वो लिखेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी। यस मैंने वहां पे 90 नहीं दिया तो प्लीज वहां पे 90 ले लेना। इन ट्राइंगल ए बी सी, मेजर ऑफ एंगल ABC which is equal to 90 डिग्री, ओके। देन आपको क्या लेना है, फिर से tan लेना है। मैंने बोला है ये दोनों के बीच में जब भी मैटर हो तो tan लेना है, तो क्या आएगा tan थीटा, क्या आएगा बोलो, tan थीटा which is equal to opposite side upon adjacent side। कोई भी OA वाला बस OA नहीं लिखेगा, मार्क्स नहीं मिलेगा नहीं तो। देन आप क्या लिखोगे, tan 60 अपोजिट साइड। देखो यहाँ पे अगर इसको बंद करता तो अपोजिट साइड कौन सा दिखता है, AB एंड एडजेसेंट साइड कौन सा आएगा, इसके बाजू वाला साइड, एक तो हाइपोटेन्यूस हो गया और एक क्या हो गया, एडजेसेंट, तो BC। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ पे tan 60 कितना होता है, अभी मैंने बताया था tan 30 1/√3, tan 45 1 एंड tan 60 कितना आएगा, √3, तो ये कितना आएगा √3। देन AB का आई थिंक वैल्यू पता है ना अपने को, AB का पता है कितना है 90 एंड BC कितना है, BC अपने को निकालना है। देन हमें जो सॉल्व करना है वो हम इस साइड लेंगे, BC नीचे है तो यहाँ पे ऊपर ले लो, BC यहाँ पे ऊपर आ गया और ये 90 ऐसी है और √3 मैंने नीचे भेज दिया। तो गाइस एक चीज याद रखना, आपने अलजेब्रा अगर 9th का पढ़ा होगा अच्छे से, नहीं भी पढ़ा होगा तो अभी बता देता हूँ, कोई जरूरी नहीं कि आपने 9th में अच्छे से नहीं पढ़ाई किया है। कभी भी अगर नीचे √3 दिखाई दिया, कभी भी अगर √3 √2 रूट में कुछ दिखाई दिया तो हमेशा नीचे कभी भी रूट में नहीं रखना है।
आपको क्या करना है, उसका रैशनलाइज करना है। क्या करना है, रैशनलाइज। कल ही हमने ऑलरेडी किया है रैशनलाइज, कॉन्जुगेट वाला किया था। तो आप इसको रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर, नीचे का डिनोमिनेटर है तो यहाँ पे क्या आएगा 90/√3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आएगा √3 और यहाँ पे भी क्या √3। रैशनलाइज कैसे करेंगे, जो भी √3 होगा, अगर 3 रहता तो चलता, ये दोनों से मल्टीप्लाई करो। देन BC विच इज इक्वल टू, अब देखो ये 90 ऐसी होगा, ये √3 भी ऐसी होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 होगा। और बहुत सारे बच्चे फिर से कैंसिल कर देते तो यही आ जाता है। अब देखो 3 से 90 को डिवाइड करो, क्या आएगा बोलो जल्दी से। 3 से अगर 3 1 जा 3 3 जा तो कितना है 30√3। अब अपने सम में अगर मैं देखूंगा कि मेरे क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दिया है क्या, अगर क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दिया होगा तो आप मल्टीप्लाई करो, अगर √3 का वैल्यू नहीं दिया होगा तो मत मल्टीप्लाई करो। तो गाइस अपने बुक में चेक कर लो, √3 का वैल्यू दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो BC विच इज इक्वल टू, भगवान से मनाने का कि न दिया हो √3, ये भगवान न दिया हो, नहीं दिया रहना चाहिए, क्योंकि फिर अगर दिया होगा, अगर हमें नहीं दिखाई दिया तो हमारा मार्क्स चले जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई बाय 1.73 है, एक्चुअली 1.732 होता है, 732 बोल रहा हूँ, तो 732 होता है, बट यहाँ पे 1.73 दिया है आई थिंक, तो उतना ही आपको लेना है, 2 नहीं लेना है उसके आगे। जस्ट इसे आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो। देखो मल्टीप्लाई भी यहाँ पे सिखाता हूँ, 173 मल्टीप्लाई बाय 30, कुछ नहीं करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करो, डरो मत इससे। 0 0 0 0, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5। तो गाइस यहाँ पे 0, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5। तो आंसर क्या है हमारा BC विच इज इक्वल टू 5190। अब गाइस पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट के बाद कितना नंबर था, 2, पीछे से 2 नंबर के बाद आपको क्या लेना है, पॉइंट लेना है। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ और यहाँ पे क्या आएगा मीटर। तो आपको समझ में आया, क्लियर हो गया, ये कितना आया 51.90 मीटर। 51.9 भी चलेगा, जिसका 0 नहीं आया होगा तो वही होता है इसका मतलब, नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो गाइस समझ में आया, ये क्लियर है। देखो वही सम था, कुछ नहीं था, बस यहाँ पे √3 आया इसलिए हमें उसका क्या करना पड़ा, कॉन्जुगेट या तो रैशनलाइज करना पड़ा। और लास्ट में आप आंसर लिख सकते हो। आंसर क्या लिखोगे, आंसर क्या लिखोगे बताओ, आंसर में क्या लिखोगे, हाइट, सॉरी द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में डिस्टेंस बिटवीन है, शिप एंड दी लाइट हाउस इज 51.9 मीटर। या तो आप जैसे आपको क्वेश्चन पूछा है उस फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हो, फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, 51.9 मीटर, द शिप इज द डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम द लाइट हाउस इज 51.9 मीटर, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो जिस जैसे आपको लिखना है आप उसके अकॉर्डिंग लिखो गाइस, कोई भी टेंशन नहीं, पर आंसर लिखना है, लास्ट में आंसर आपको लिखना है। अब स्टार्टिंग का पार्ट, ये तो सॉल्व करने का पार्ट था। अब देखो स्टार्टिंग का पार्ट लिखने के बाद ऐसा लगता है कि सम बहुत हार्ड है, स्टार्टिंग का पार्ट, ओके। अब देखो लेट क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या क्या पता है आपको, आपको पता है ना, लेट AB क्या आएगा, लेट AB सेगमेंट AB, लेट सेगमेंट AB रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। ये हो गया, आप लिखोगे ना, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप प्लीज लिख देना। बाद में क्या लिखोगे, सेगमेंट BC इज द डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड द शिप। पॉइंट C क्या आएगा बताओ, पॉइंट C रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द शिप। एंड आप लिखते जाओ, मैं रुका हूं, आप लिखते जाओ। देन नेक्स्ट क्या करना है आपको, पॉइंट C के बाद आप क्या लिखोगे, AD सेगमेंट AD रिप्रेजेंट द हॉरिजेंटल विजन। और अगर आपको लिखना है तो आप AC को लिख दो, सेगमेंट AC रिप्रेजेंट द, क्या आएगा बताओ, सेगमेंट AC रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ विजन। यहाँ से देख रहा है ना नीचे के साइड में, ये होने के बाद अगर और आपको लिखना है तो आप लिख दो पॉइंट A रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर सब में होगा तो ऑब्जर्वर लिखो ये। बट ये सब होने के बाद आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, जो यहाँ पे आपने लिखा है, ये सब तो आप डिफाइन कर लोगे, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको उसके नीचे ही लिखना है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे पता है, देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एंगल या तो डायरेक्ट एंगल दो, देखो इसके नीचे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। एंगल, कौन सा एंगल, एंगल DAC is an angle of, कौन सा आएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया था ना,
एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है कि नहीं दिया है, बट ये जो AD है वो पैरेलल है, किसको पैरेलल है, BC को। प्लीज इसके आगे सेगमेंट लिखना, वो उसको पैरेलल है। अगर ये एक दूसरे को पैरेलल है, अगर ये एक दूसरे को पैरेलल है तो क्या आएगा आंसर बताओ, तो क्या हो जाएगा पता है, एंगल DAC जो रहेगा इक्वल हो जाएगा किसको, एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल ACB को। और रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट एंगल, लिख के दो अल्टरनेट एंगल। ओके, तो गाइस यहाँ पे लिखा, बार बार आपको बोल रहा हूँ कि लॉकडाउन का टाइम है, जितना जगह मिल रहा है उतना एडजस्ट कर रहा हूँ। बाकी क्योंकि एक ही बोर्ड पे पूरा आंसर, मेन पार्ट ये है, बाकी का तो आप ये भी आपको इंपॉर्टेंट लिखना है। ये आपने अल्टरनेट एंगल बताया और उसके नीचे आप 60 बता दो, उसके नीचे चाहिए तो यहाँ पे आप 60 बता दो, और फिर यहाँ पे मैंने नीचे सिस्टमेटिक सब लिखा है। तो गाइस यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया बताओ जल्दी से। यहाँ तक आपने सिस्टमेटिक सब कुछ लिख लिया है, तो यहाँ पे और उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर जाते हैं, और थर्ड क्वेश्चन देखता हूँ आपको समझता है कि नहीं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर, टू बिल्डिंग आर फेसिंग ईच अदर ऑन रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर। एक रोड है, रोड के दोनों साइड पे बिल्डिंग है, समझ में आएगी नहीं। ये पसीने के ऊपर मत जाओ, क्योंकि अगर मैं फैन चालू करूंगा तो आपको आवाज आएगा। तो प्लीज क्वेश्चन के ऊपर जाओ, अच्छे से ध्यान से देखो, बोरिंग मत हो जाना मुझे देख के कि बोला सर आपको इतना पसीना आ रहा है, हमें बोरिंग लग रहा है। प्लीज यार थोड़ा सा ध्यान दो। बस लास्ट है थर्ड क्वेश्चन, बाद में 3 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। एक क्वेश्चन अच्छे से कर लो, बाद में 3 नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, तो ये लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट लेसन पे जाएंगे। देन देखो क्या लिखा है, टू बिल्डिंग आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर। अभी देखो एक रोड है, कोड भी ऐसा टेढ़ा ही बन रहा है। एक रोड मैंने बनाया, जस्ट अभी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एक रोड मैंने बनाया और रोड के दोनों साइड में 2 बिल्डिंग है। अब मुझे नहीं पता है कि दोनों बिल्डिंग में से कौन सी बिल्डिंग बड़ी है कौन सी बिल्डिंग छोटी है, जस्ट मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है। अब देखो आपको पता चलेगा, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, अगर फ्रॉम दी जहां से आया, फ्रॉम दी टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, मतलब मैं टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग पे जाके खड़ा हुआ हूं, और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया होगा विच इज 10 मीटर हाई, मतलब फर्स्ट बिल्डिंग का हाइट है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब मैं फर्स्ट बिल्डिंग पे खड़ा होकर मैं दूसरे बिल्डिंग को देख रहा हूँ, इसका मतलब दूसरे बिल्डिंग का हाइट क्या है, ज्यादा है। गाइस समझ में आ रहा है कि नहीं, फ्रॉम दी टॉप ऑफ दी फर्स्ट बिल्डिंग, मैं फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप पे जाके खड़ा हूं, मतलब टेरेस पे, और मैं दूसरे बिल्डिंग को देख रहा हूं, तो दूसरा बिल्डिंग अगर हाइट में छोटा होता तो मैं ऐसे देखता, डिप्रेशन देखता, पर बोला एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब दूसरे बिल्डिंग का हाइट ज्यादा होगा। तो गाइस यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि ये यहाँ से ये दूसरा बिल्डिंग है, पहला बिल्डिंग का हाइट छोटा है और ये रोड है। तो आपको डायग्राम समझ में आया, प्लीज बताओ दूसरे बिल्डिंग का हाइट क्या ज्यादा है। यहाँ पे मैं चढ़ा हूँ और चढ़ के मैं दूसरे बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूँ, और मुझे रोड का विड्थ अब कितना दिया है वो सब मैं लिख लेता हूँ। देखो डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने डायग्राम बना लिया उसको सम सॉल्व करने आएगा, जिसने डायग्राम ही नहीं आ रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं। अभी देखो इतना मेहनत से बता रहा हूँ कि जो मैं टोनिंग बता रहा हूँ सब चीजों को सुनो, आपको आएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, मतलब ये बिल्डिंग कितना है, 10 मीटर हाई है, हाइट है इसका। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, मतलब यहां से अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन देखूंगा तो कितने का आ रहा है, 60 का। अब देखो 60 का एंगल ड्रॉ करने के लिए यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन लेना पड़ेगा। थोड़ा सा इस बिल्डिंग का हाइट कम कर देता हूँ, एक मिनट, 10 यहाँ तक लेता हूँ, चलेगा ना। और यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो 60 डिग्री देने के लिए मुझे यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन भी लेना पड़ेगा, तो वो मैंने ड्रॉ किया है, तो ही मैं 60 डिग्री यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, देखो फिर से बता रहा हूँ, फिर से देखो लाइन, फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, कि डायग्राम ड्रॉ करने के बाद तो सम तो आराम से सॉल्व कर लोगे। देखो क्या बोला है, 2 बिल्डिंग आर फेसिंग ईच अदर, 2 बिल्डिंग है, ऑफ रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर रोड का विड्थ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द, मतलब मैं फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप पे गया हूँ, अगर वहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन होता तो सेकंड बिल्डिंग छोटा होता, पर एंगल ऑफ एलिवेशन है तो मैं ऐसे देखूंगा सेकंड बिल्डिंग को, मतलब सेकंड बिल्डिंग का हाइट क्या है, ज्यादा है फर्स्ट बिल्डिंग से। देन एंगल ऑफ एलिवेशन इज टू बी फाउंड इज 60 डिग्री, कितना का है एंगल ऑफ एलिवेशन, 60 डिग्री का है, तो यहाँ से मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना पड़ेगा और इसको मैंने ज्वाइन किया, और मुझे पता है कि ये कितना है, 10 मीटर है, तो आपको इसका हाइट निकालना है सेकंड बिल्डिंग का। तो गाइस
ये 10 मीटर है, तो ये भी 10 मीटर होगा। यहाँ पे लाइट भी चले गई है। ये 10 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 10 मीटर होगा। आप आराम से ये निकाल सकते हो। समझ में आया? ये देखो, आप ट्राइंगल सॉल्व करते थे, कुछ याद आ रहा है आपको? ये भी आपको 12 मीटर पता है, तो ये भी 12 मीटर होगा। ये 12 मीटर हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। ये आप निकाल लो इस वाले ट्राइंगल। बस इस वाले ट्राइंगल में आप 10 अप्लाई करो, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा उसमें इसको प्लस कर दो और आपके टोटल बिल्डिंग का हाइट आ जाएगा। समझो यहाँ पे 6 आया तो टोटल बिल्डिंग का हाइट कितना आएगा, 16। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस इसे सॉल्व करना है आपको। लाइट आ गया, देखो अभी मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले नेमिंग दे दो। ए मार्कर ही रेड नहीं चल रहा है, ऊपर देखना रेड मार्कर चल रहा है। ए बी सी डी ई, ओके। यहाँ पे 90, ये सब भी 90 होते हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है ना प्रॉपर। अब मैं स्टार्टिंग में जो पैरामीटर है वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्या क्या आपको लिखना है वो आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें सम थोड़ा सा लेंथी जाएगा। लेट क्या लिखोगे? सबसे पहले लेट क्या लिखोगे? डी, क्योंकि विड्थ दिया है ना। लेट सेगमेंट डी रिप्रेजेंट द विड्थ ऑफ द रोड। आप लिखते जाओ, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। रिप्रेजेंट द विड्थ ऑफ द रोड आपने लिखा। देन सेगमेंट बी डी रिप्रेजेंट द सेगमेंट बी डी, रिप्रेजेंट द सेगमेंट बी डी। और अगर आप ये लिख रहे हो और इसके आगे अगर आप ऐसे लिख रहे हो ना, डी विच इज इक्वल टू 12 मीटर, तो और अच्छा रहेगा। मतलब आपने विड्थ लिखा और फिर ऐसे लिख दिया उसके आगे, तो और अच्छा है। देन बी डी इज द हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग एंड देयरफॉर बी डी विच इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 मीटर। ऐसे थोड़ा सा लिख दोगे तो मस्त हो। मतलब ऐसे मत लिखना, वो हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग लिखना है। आपको बताया हूँ इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट क्या आएगा? सेगमेंट। सेगमेंट क्या आएगा? ए। क्या आएगा? रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? ए। ए जो है वो हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है, ओके। ये हो गया। देन आपने यहाँ पे क्या लिया पता है? ड्रॉ किया है। यहाँ पे क्या किया है? ड्रॉ BC परपेंडिकुलर टू, BC किसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है? ड्रॉ किया है ना, किसके ऊपर ड्रॉ किया है? AE के ऊपर। AE के ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ओके। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। देन यहाँ पे एंगल ABC इज एन एंगल ऑफ, बोलो क्या आएगा? एलिवेशन। ये भी आपने कर दिया। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या आएगा? एंगल ABC विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये भी आपको पता चल गया। एंगल ऑफ एलिवेशन भी आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है पता है? आपको पता है ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 12 है तो ये भी 12 होगा। बट इसके लिए आपको इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना पड़ेगा। क्या प्रूफ करना पड़ेगा? रेक्टेंगल। बिना रेक्टेंगल प्रूफ किए सॉल्व नहीं होगा। तो रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करोगे? यहाँ पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे आपने एक तो यहाँ पे 90 बता दिया, दूसरा आपको पता है ये दोनों 90 है, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हो। या तो आपको लिखना है तो आप लिखो या तो डायरेक्ट लिख दो। चलो जैसे आपके बुक में लिखा है सॉल्व एग्जाम्पल वैसे लिख दो। क्वाड्रिलेटरल BDEC, देखो BDEC क्या है? इज ए रेक्टेंगल, यहाँ पे रीजन डाल दो फ्रॉम फिगर में हमने देखा 90 का एंगल्स है, उसके अकॉर्डिंग हमने डिसाइड कर लिया। अगर वो रेक्टेंगल है, अगर किसी को इसको प्रूफ करना है, देखो अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो थोड़ा सा इसको प्रूफ कर लो। यहाँ पे इन ट्राइंगल इन क्वाड्रिलेटरल ADEC लिखने का। फिर ये तो एक परपेंडिकुलर लिया तो ये एक 90 हो गया और ये 2 90 हो गया। बिल्डिंग हमेशा स्ट्रेट ही होगा ना, बिल्डिंग ऐसे टेढ़ा होगा क्या? ये दोनों 90 हो गया, तो ये पूरे के पूरे 90 के एंगल आ गए, जिससे क्या रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। अगर करना है तो मैं मेरे एग्जाम में मैं उसको प्रूफ करता था, बट आपको ज़्यादा स्टेप लेंथी ना हो इसलिए नहीं करके दे रहा हूँ। आप करना होगा तो इसे प्लीज कर लेना। देन इसके आगे आपको क्या लिखना है? अगर ये रेक्टेंगल है तो मतलब अपोजिट साइड क्या होगा? इक्वल आएगा। तो BC विच इज इक्वल टू क्या आएगा? D इक्वल टू क्या होगा? 12 मीटर। एंड दूसरा क्या आएगा? BD विच इज इक्वल टू क्या आएगा? C विच इज इक्वल टू कितना आएगा? 10 मीटर। तो गाइस ये भी एक है और इसका रीजन ये देखो, अगर आप इसको फर्स्ट देते हो तो ये दोनों का रीजन क्या लिखोगे? फ्रॉम फर्स्ट। मतलब मैंने फर्स्ट रेक्टेंगल है इसलिए इसको इक्वल बताया। तो इतनी चीजें आपको पहले लिखनी है, बाद में आपको सम सॉल्व करना है। अब देखो सम कैसे सॉल्व होगा? वैसे ही सॉल्व होगा। आपको पहले से ही पता चल गया ये 10 है, यहाँ पे आपको पता चल गया। बस इस वाले ट्राइंगल में आपको जाना है और आंसर निकालना है। तो मैं कहाँ पे जा रहा हूँ? इन ट्राइंगल का नाम क्या है? ABC। प्लीज गाइस बोर मत होना। मेजर ऑफ एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री यहाँ पे हो गया।
देन ये जैसे ही 60 डिग्री होगा तो आपको पता है टेन अप्लाई करना है, टेन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ आप लिखना, देन टेन 60 इक्वल टू अपोजिट साइड कौन सा आएगा AC एंड एडजेसेंट साइड कौन सा आएगा BC। ओके दिखाई दे रहा है ना आपको। देन आगे क्या लिखोगे, टेन 60 कितना होता है आपको पता है √3 होता है, टेन 60 कितना होता है √3 होता है। देन द वैल्यू ऑफ AC, द वैल्यू ऑफ AC अपने को नहीं पता है। देन वैल्यू ऑफ BC अपने को पता है कितना है 12 मीटर। देन एक 12 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से। देन यहाँ पे मीटर है सब में तो इसको ही मीटर ले लो, तो ये हमारा AC का वैल्यू आ गया। इसको जस्ट मल्टीप्लाई मत करना, ये देखो फर्स्ट और सेकेंड मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि अपने क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दिया है क्या, दिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में √3 का वैल्यू नहीं दिया है। जब हमें √3 का वैल्यू दिया होगा 1.732 ऐसे दिया होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे नहीं दिया। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया था तो हमने मल्टीप्लाई किया, बट ये हमारा आंसर बस AC का आया। हमें क्या करना है, हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग निकालना है। हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग क्या है, AE है ना ये पूरा, तो आप क्या करोगे AE विच इज इक्वल टू, AE में कौन कौन प्लस है AC प्लस CE, यहाँ पे क्या लिखोगे A', C', E लिखा आपने, ये कंप्लीट हुआ। देन हाँ देखो कभी भी प्लस करोगे तो ऐसे लिखना है, सिमिलरिटी में सिखाऊंगा A', C', E। देन आपको AC का वैल्यू पता है, AC का वैल्यू आपने निकाला 12√3। देन CE का वैल्यू आपको पता है कितना है 10 है। फिर आपको आपका आंसर इतना भी राइट है, बड़ा आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ 12 यहाँ पे 10 है, दोनों 2 के टेबल में आता है, 2 बाहर ले लो। 2 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है 6√3, एक सेकेंड ना √3, और 10 कितने टाइम में आता है 5। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा मीटर। तो A का आपका वैल्यू आ गया, बट आप इतना भी रख सकते हो, समझ में आएगी नहीं। ये भी आप आंसर, आपका ऊपर वाला भी आंसर प्रॉपर है, अगर आपको ये भी आंसर आपका सही, ये भी आंसर चलेगा। और लास्ट में आपको आंसर लिखना है द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज कितना आएगा 12√3 प्लस 10 मीटर। ऐसे लिखना तो ऐसे लिखो, या तो जस्ट ऊपर वाला देखो, ये देखो 2 6 12 और बाद में 2 5 10 आ गया, और आपको सिस्टमैटिक सॉल्व करना है। तो गाइस यहाँ पे मैंने टोटल 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अच्छे से आप प्रैक्टिस करना, इसको कम से कम 2 टाइम प्रैक्टिस कर लेना, 2 से 3 टाइम प्रैक्टिस कर लेना, और प्रैक्टिस करके आप ग्रुप में पोस्ट करना। तो गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले मैंने इसको एक्सप्लेन किया, अच्छे से समझाया। समझाने के बाद जैसे ही आपका पूरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने आपको एक 1 बाय 1 एक्सरसाइज वाइज आपको बताया। पहले मैंने स्टार्टिंग के 10 मिनट में आपको अलग अलग टाइप से बताया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अब बस हमारे 3 क्वेश्चन बाकी है, बाद में ये लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेसन समझ में आ रहा होगा। बस 3 क्वेश्चन बाकी है, और प्लीज़ आप एक चीज़ भूल जाते हैं हमेशा, वीडियो को आप लाइक कर दो, और जैसे ही वीडियो एंड हो जाएगा तो वीडियो के नीचे कमेंट्स कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करो। और जैसे ही अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताई कमेंट्स करने के लिए, तो प्लीज़ आप कमेंट्स कर देना, याद से कमेंट्स करना कि आपको चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर अच्छा लग रहा होगा तो बहुत सारे बच्चे रेगुलर कमेंट्स करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स कर देना। और अभी भी अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल पर बाकी के सभी अपडेट्स आपको दिखाई देंगे। थैंक यू गाइस।